कक्षा 7 में किस में फाइल लिया आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी विषय के पेपर में। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है नैनी जेल में बंद राजनीतिक कैदी कौन था? तो आपका यह था सुभाष चंद्र बोस, बी था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी था लाल बहादुर शास्त्री और डी था लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है फैले प्रेम परस्पर जंग में मोहे दूर पर रहा करें। कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो आपकी पंक्ति दी गई फैले प्रेम परस्पर जंग में मोहे दूर पर रहा करे, जो इसमें आपका अलंकार रहेगा वो अनुप्रियास हो जाएगा। फिर तीसरा आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ? तो आपका यह था 27 जुलाई 2015, बी था 28 जुलाई 2015, सी ऑप्शन आता है 29 जुलाई 2015, फिर आपका डी ऑप्शन आता है 30 जुलाई 2016। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 27 जुलाई 2015 हो जाएगा। फिर चौथा आपका आता है सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना? तो आपका था तीर्थ स्थल, बी था यातना स्थल, सी था प्रेरणादायक स्थान और डी था इनमें से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना? तो इसका राइट आंसर आपका तीर्थ स्थल हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा आपका। फिर प्रश्न 5 आता निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपको अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना है। ठीक है, तो आपका ये आता यथाशक्ति, बी था घनश्याम और सी ऑप्शन आता पंचवटी और डी था पीताम्बर। तो इसका राइट आंसर आपका यथाशक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो हमने कंप्लीट करा दिए। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो 6वां आता अहिंसा सत्य अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को डॉट कहा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पंच महाव्रत। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पंच महाव्रत। और जो आपका था बुंदेली के पितृ पुरुष डॉट है। तो यहाँ पर बुंदेली की पुत्र पुरुष आपकी ईश्वरी है, ईश्वरी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ईश्वरी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो उसे आपका यहाँ पर कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। 9वां तक कहो यही रिस्क के मारे डॉट हो नहीं जात। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका यहाँ पर कहो यही रिस्क के मारे आपके यहाँ पर सुख राइट आंसर रहेगा इसका, सुख हो नहीं जात। फिर आपका 10वां आता हाथ शब्द का तत्सम रूप। तो हाथ का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका हस्त, हस्त आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 10वीं का। तो जो आपके रिक्त हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर आपका पंच महाव्रत और 7वें का आंसर ईश्वरी, 8वें का आंसर आपका कर्मधारा है, 9वें का आंसर आपका सुख रहेगा, 10वें का आंसर हस्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न को उत्तर एक शब्दवाक्य में लिखी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या है? तो चलिए आपके 11वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है इस मंत्र का अर्थ है सभी सुखी हो। ठीक है, देख लीजिए। फिर आपका 12वां तक गुरु नानक देव का शिष्य लहिड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पर देख लीजिए लहिड़ा गुरु आनंद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न आता अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है?
तो अब्दुल कलाम का उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर, ठीक है, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ठीक है। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता है, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है। तो इसका आंसर है यशोदा कृष्ण की शरीर पर तेल लगाकर, काजल लगाकर, चोटी गूंथकर और नज़र का टीका लगाकर श्रृंगार कर रही है, ठीक है। फिर 15वां आता है, लक्ष्मीबाई की चरित्र की कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। तो ये आपकी लक्ष्मीबाई की चरित्र की दो विशेषता रहेगी, वह अत्यंत साहसी और वीर थी, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रेरित थी। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। अग्नि और ईश्वर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आग, अनल, पावक, और ईश्वर का हो जाएगा भगवान, प्रभु, जगदीश, परमात्मा, ठीक है। आपके यहाँ पर दिए दो तीन पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको दो याद कर लेने हैं। अब चलिए आपका 17वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है, नीचे दिए प्रश्नों को 30 सरल शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित है। 17वां आता, मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियों में बुंदेली, मालवी, निमाड़ी और बघेली शामिल है। इसके अलावा यहाँ की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी का भी व्यापक रूप से प्रयोग होता है। ये बोलियाँ राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर आपका 18वां आता, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर रहेगा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहा गया क्योंकि यह सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए राज्य के एक बहुत बड़े भाग को जल प्रदान करती है। विकसित हुए हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता, गोरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा गया। तो आप यहाँ पर देख, गोरैया को हरियाली की रानी इसलिए कहा गया क्योंकि वह मुख्य रूप से हरे भरे वातावरण, खेतों और उद्यानों में रहना पसंद करती है। मनोरम बन जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 20वां आता, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है हंसना। आपको जूही की हंसी से क्या प्रेरणा मिलती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा, जूही की हंसी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें आशावादी और प्रसन्न रहना चाहिए। उसकी हंसी जीवन की चुनौतियों का सामना सकारात्मकता और उत्साह के साथ करने का संदेश देती हैं, ठीक है, उभरने की शक्ति देती है। यहाँ तक याद कर लेना पूरा का पूरा। फिर आपका यहाँ पर 21वां था, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो इसको पूरा याद कर लेना। ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 22वां आता, एक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो एक शिक्षा के आपको मुख्य उद्देश्य को लिखना है। तो ये आपका योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, नैतिक और आत्मिक विकास, तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिए गए प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। निर्देश आता, नीचे दिए प्रश्नों को 70-80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23वां आता, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 23वें प्रश्न का उत्तर। फिर आपका निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। का और खा में आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, इनका आपको भावार्थ लिखना है। तो चलिए हम दोनों के भावार्थ देख लेते हैं। ये आपकी का वाली पंक्ति का भावार्थ दिया गया है, आपकी खा वाली पंक्ति का भावार्थ दिया गया है, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 25वां तक, किसी एक विषय पर निबंध लिखें। बाल दिवस, वृक्षारोपण मेरा प्रिय खेल। तो हम यहाँ पर वृक्षारोपण पर आपका देख लेते हैं निबंध। पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग लिखनी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको वृक्षों का महत्व, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है, ठीक है, और इसके बाद वृक्षारोपण की आवश्यकता, इसको पूरा याद कर लेना है, और उपसंहार, इसको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका निबंध कंप्लीट हो जाता है। आप 26वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ठीक है, आपका औरों का उपकार करूं, यहाँ तक, ठीक है। आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है इसकी। तो चलिए हम इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। पहले तो आप संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाव पूजा नामक कविता से लिया गया। यह कविता मानवीय मूल्यों और नैतिक आचरण की शिक्षा देती है। इसका प्रसंग देख लीजिए और भावार्थ भी देख लीजिए, यानी व्याख्या। तो
तो इस तरह से जो आपका पेपर है पूरा कंप्लीट करा दिया है हमने संपूर्ण उत्तर सहित। और साथ ही आपको यहाँ पर सभी विषय के जो पेपर है 7वीं के वो हमने डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।